भारत की सरकार है उसको कहीं ना कहीं एससी और एसटी का जो विश्वास है वो आज भी प्राप्त नहीं है। सरकार हमेशा से ही जो है आरक्षण की बहस को गर्म करना चाहती है, जबकि वो कोई बहस ही नहीं है। आज हजारों की तादाद में इसी मध्य प्रदेश में स्कूल बंद कर दिए गए, सरकारी स्कूल जहाँ पे गरीबों के वंचितों के बच्चे पढ़ते थे। आरक्षण पर वार क्यों किया जाता है? आरक्षण के मसले को बेवजह जो है विवादित क्यों बनाया जाता है? वंचित समाज की बात, जो वंचित जातियों की बात जो कर रहे हैं, उस वंचित वर्ग के बच्चे क्या योग्य हैं सिंधी स्कूल में पढ़ने के लिए? वहाँ देहरादून में दून स्कूल में जाने के लिए, अजमेर में मेयो स्कूल में पढ़ने के लिए, या किसी IIT IIM में पढ़ने के लिए क्या योग्य हैं? क्या किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए योग्य हैं? या यहाँ के जो MP बोर्ड की जो कॉन्वेंट स्कूल है क्या उनमें पढ़ने के लिए योग्य नहीं है? नमस्कार, आप देख रहे हैं द इनसाइड न्यूज MP और मेरा नाम है विवेक माझी। बात करेंगे 21 अगस्त को हुए भारत बंद आह्वान को लेकर, जिसमें SC/ST समुदाय के लोगों ने देश भर में मौन जुलूस निकाले, शांतिपूर्वक धरने दिए। आखिर क्या कारण था, क्या वजह थी जिसके वजह से SC/ST समुदाय के लोग इतनी बड़ी तादाद में सड़कों पर इकट्ठा हुए और उन्होंने भारत बंद का आह्वान किया था? पूरी चर्चा को समझने के लिए मेरे साथ मौजूद है आज खास गेस्ट के रूप में एडवोकेट विश्वजीत रतौनिया, जो कि OBC महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, दलित शोषित वर्गों के हित के लिए काम करते हैं और साथ ही लीगल कामों से जुड़े हुए हैं। आपका स्वागत है बहुत बहुत इनसाइड न्यूज में। धन्यवाद जी सर। मैं सबसे पहले यही जानना चाहता हूँ आपसे कि भारत बंद का आह्वान किया गया था कल 21 अगस्त को, आखिर उसकी वजह क्या थी? इतनी बड़ी तादाद में देश भर में लोग आए, दलित लोग आए, SC/ST समुदाय के लोग सड़कों पर आए और उन्होंने रैलियां निकाली। आखिर क्या वजह थी, ये जानना चाहता हूँ। देखिए, कोई भी देश, इस दुनिया में जितने भी देश हैं, और भारत तो एक बड़ी भूमिका इस दुनिया में रखता है, इसलिए भारत के संदर्भ में बात करना जरूरी है। कोई भी देश की भागीदारी, उस देश के संसाधनों में भागीदारी जब तक प्रत्येक वर्ग की, प्रत्येक व्यक्ति की सुनिश्चित नहीं होती है, तब तक उस देश की तरक्की असंभव होती है। और आरक्षण जो है वो इस देश के दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का रिप्रेजेंटेशन का एक जरिया है, जो रिप्रेजेंटेशन तय करता है कि इस देश की शासनिक व्यवस्था में, प्रशासनिक व्यवस्था में, निर्वाचन की व्यवस्था में दलितों की भागीदारी सुनिश्चित होगी। जिन संस्थाओं में इस देश के अंदर आरक्षण नहीं है, वहां आज भी दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की जो भागीदारी है वो शून्य है बिल्कुल। चाहे हम न्यायालय व्यवस्था देख लें, चाहे हम जो सरकारी लिस्टें आती हैं वकीलों की, जो सरकारी नियुक्तियां होती हैं वो लिस्ट देख लें, तमाम सारी वो व्यवस्थाएं जहाँ आरक्षण लागू नहीं है वहाँ आज भी शून्य है। तो एक आक्रोश इसलिए भी था कि बार बार आखिर आरक्षण पर वार क्यों किया जाता है, आरक्षण के मसले को बेवजह जो है विवादित क्यों बनाया जाता है। एक डर देश के लोगों में था, अगर आरक्षण खत्म हो जाएगा तो कहीं हमारा रिप्रेजेंटेशन खत्म ना हो जाए, हम वंचित एक बार फिर ना हो जाए। बार बार चाहे न्यायालय के माध्यम से, चाहे सरकारें इस पूरे मसले को जो है इस देश के अंदर एक बड़ी बहस का मुद्दा बना देते हैं, जो जन आक्रोश में तब्दील होने का काम कर देता है बार बार। अच्छा, कल आखिर ऐसा क्या था कि जिस वजह से इतनी बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर आए कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई नया फरमान जारी किया था? उसको क्या समझे, आदेश समझे? क्योंकि देख रहे थे कि बड़े बड़े टीवी चैनल पर वहाँ पर ये सुर्खियां चल रही थी कि आदेश है, और तमाम सोशल मीडिया पर ये भी खबरें हैं या अफवाहें उड़ाई जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई OBC SC/ST समुदाय के लिए ऐसा कोई आदेश निकाला है जो आरक्षण को खत्म करेगा। आखिर क्या था, आदेश था, क्या है, क्या? देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है इसमें कि इस पूरे जजमेंट में हम देखेंगे तो इस पूरे जजमेंट में आरक्षण की बात कही गई है, वर्गीकरण की बात कही गई है, क्रीमी लेयर की एक टिप्पणी इसमें है, जातीय जनगणना की भी बात है। लेकिन न्यायालय के माध्यम से क्यों? सरकार को अगर करवाना है तो खुद कर दे। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं सबसे पहले कि देश के अंदर 21 तारीख को जितने भी आंदोलन हुए, जगह जगह प्रदर्शन हुए, ज्ञापन हुए, बंद हुए, शहर बंद किए गए, ग्वालियर में बड़े प्रदर्शन हुए, आप लोगों ने कवर किया, वो न्यायालय के विरुद्ध नहीं था, वो सरकार के विरुद्ध था। असल में सरकार जो काम करना चाहती है, इसे हम ना राजनीतिक दृष्टि से मैं इस चीज को सोचता हूँ कि सरकार को, जो वर्तमान में भारत की सरकार है, उसको कहीं ना कहीं SC और ST का जो विश्वास है वो आज भी प्राप्त नहीं है। उसने इस ST और ST में हमेशा से ही वर्गीकरण की बात की है। वो अगर भारत की सरकार चाहती, केंद्र की सरकार अगर चाहती, तो
तथ्यात्मक सबूत पेश करके, तथ्यात्मक साक्ष्य पेश करके जो है इस वर्गीकरण के आदेश को विस्तृत करवा सकती थी और अच्छा करवा सकती थी। लेकिन न्यायालयीन माध्यम से जब कोई काम हम नहीं कर सकते तो हम ये चाहते हैं कि दूसरे के माध्यम से हो जाए। और ये जजमेंट जो हुआ वही हुआ कि जो केंद्र की सरकार चाहती थी, और उनने जब देखा कि सुप्रीम कोर्ट में जो मसला आ गया है वो सुप्रीम कोर्ट से हो सकता है, तो उनने वहां चुप्पी साध ली। हमारा पूरा जो लड़ाई है वो केंद्र की सरकार के खिलाफ है। केंद्र की सरकार अगर जो इसमें तथ्यात्मक चीजें पेश करती, क्योंकि केंद्र की सरकार के जो है इसमें वकील खड़े हुए हैं, एडवोकेट खड़े हुए हैं, उनके प्रतिनिधि खड़े हुए हैं। हमारा इसमें इतनी सी मांग है कि अगर वो इन आंकड़े जो प्रस्तुत किए गए तो उसमें जातीय जनगणना के आंकड़े क्यों नहीं प्रस्तुत किए गए? पूरे देश में जातीय जनगणना की मांग चल रही है ताकि पहचान हो जाए। मैं बीच में सबसे पहले यही सवाल जानना चाहता हूँ कि हमारे दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश है या कोई एडवाइजरी है उसको क्लियर कीजिए। नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ। वो पहली बात तो वो जजमेंट जो है ना एडवाइजरी रूपी है वो, ना कि आदेश रूपी है वो। और माननीय न्यायालय ने जो है वो राज्य की सरकारों पर छोड़ा है। राज्य की सरकार तय करेंगी कि उसको किस तरीके से लागू करना है, लेकिन राज्य की सरकार तय कैसे करेंगी? पिछले कई मौकों पे हम देख सकते हैं जब ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू हुआ, इसी मध्य प्रदेश के अंदर 7% सवर्णों की संख्या, 93% जो है SC ST OBC की संख्या है। लेकिन केंद्र की सरकार ने जब ईडब्ल्यूएस 10% लेके आए तो बिना समीक्षा के ईडब्ल्यूएस 10% मध्य प्रदेश में लागू कर दिया गया। समीक्षा नहीं की गई, तो समीक्षा कैसे की जाएगी? समीक्षा की जाएगी जब जातीय जनगणना होगी। तो अब इसमें एक पॉइंट निकल के आता है कि SC और ST के संदर्भ में तो जातिगत आंकड़े उपलब्ध हैं। जो आखिरी जो जनगणना हुई 2011 की, उसमें जातिगत आंकड़े उपलब्ध हैं। तो बिहार की सरकार ने जब जातीय जनगणना कराई, तो बिहार की सरकार ने वो आंकड़े पूरे जनता के सामने पेश किए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाकायदा, और पेश किए गए। वो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली वो सरकार थी जिसमें वो पेश किए गए, जातीय जनगणना कराई गई थी। उस समय भी SC और ST के जातीय आंकड़े केंद्र की सरकार के पास मौजूद थे 2011 की जनगणना के मुताबिक। लेकिन बिहार ने SC के भी किए, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, आदिवासी, सवर्ण, सबके जातियों के आंकड़े प्रस्तुत कर दिए। तो एक तरीके से जो है जातीय जनगणना के जब आंकड़े प्रस्तुत होंगे तो ये आदेश जो है अच्छे तरीके से और वर्गीकृत किया जा सकता है। अगर न्यायालय के इस फैसले को और अच्छे तरीके से लागू करना है तो सबसे पहले न्यायालय को आदेशित करना चाहिए इस रिव्यू के माध्यम से कि जातीय आंकड़े मंगाएं, जातीय जनगणना के आदेश दे और मंडल कमीशन की सिफारिश लागू करे, ताकि प्राइवेट सेक्टर में भी इस वर्गीकरण के माध्यम से जो है दलित पिछड़ों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। भारत बंद पर ही कुछ और भी चर्चा करेंगे, और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आखिर क्रीमी लेयर क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने ये जो नई गाइडलाइन जारी की, नई एडवाइजरी जारी की, क्रीमी लेयर ये क्या है, और इससे SC ST समुदाय को इसमें उनके क्या मानक निर्धारित किए गए? देखिए, क्रीमी लेयर जो है ना, पहली बात तो देश जो चलता है वो संविधान से चलता है, जो कि कानून द्वारा बनाया गया है। उस संविधान के अंदर क्रीमी लेयर की कई व्यवस्था नहीं है, लेकिन आरक्षण की व्यवस्था है। उसी संवैधानिक व्यवस्था से जो आरक्षण बना है वो आरक्षण से भागीदारी सुनिश्चित होती है दलित पिछड़ों की, आदिवासियों की, वंचित वर्गों की। लेकिन उस आरक्षण की व्यवस्था में जो आज संविधान में लिखी हुई है उसमें क्रीमी लेयर कहीं नहीं है। क्योंकि अगर माननीय न्यायालय ने टिप्पणी की है क्रीमी लेयर की, तो माननीय न्यायालय को जो अधिकार है कि कोई कानून अगर संसद बनाती है तो उसको कैसे लागू करना है, किस तरीके से करना है, वो माननीय न्यायालय का अधिकार का क्षेत्र है। तो शायद माननीय न्यायालय ने उस अधिकार का उपयोग करते हुए क्रीमी लेयर की बात की है। क्रीमी लेयर वही व्यवस्था है कि किसी झुंड में से, किसी वर्ग में से कुछ ऐसे परिवार या ऐसे लोग छांट लेना जो क्रीम है, जो धनाढ्य है, जो सक्षम है, लेकिन क्या वाकई में वो सक्षम है, इसकी समीक्षा तो जातीय जनगणना से ही होगी। तो ऐसे लोगों को अलग किया जाना जो आर्थिक तौर पर संपन्न हो गए, सामाजिक तौर पर संपन्न हो गए हैं, तो वो क्रीमी लेयर की व्यवस्था है। लेकिन क्रीमी लेयर की व्यवस्था तो का जिक्र कहीं संविधान में नहीं है, कहीं कानून में नहीं है, लेकिन माननीय न्यायालय ने उसका टिप्पणी उस पूरे सुनवाई में की है। अच्छा, वो जजमेंट में नहीं है। मेरा ये सवाल है कि आज ऐसे उच्च पदों पर जो बैठे हुए अधिकारी जैसे कि IPS है, IAS, उनको रिजर्वेशन के तहत वो बैठे हुए हैं, और आप क्या मानते हैं कि उनके जो बच्चे हैं, उनके जो बेटे हैं, उनको भी वही अधिकार मिले, या जो समुदाय में जो लोग छूट गए उनको मिलना चाहिए आरक्षण का लाभ? देखिए, आप क्या सोचते हैं? बहुत अच्छी बात आपने कही है। ये बात जो IAS कोटे के बन गए हैं, IPS कोटे के बन गए हैं, वो क्या उन्हें आरक्षण छोड़ देना चाहिए? माननीय न्यायालय की जो क्रीमी लेयर की टिप्पणी रही
वो टिप्पणी शायद उन पे लागू, अगर क्रिमिनल लागू होगा तो, हालांकि केंद्र की सरकार ने वापस लेने का फैसला कर लिया है कि हम उसको लागू नहीं करेंगे, है ना। और अगर वो लागू होता भी है तो आईएएस आईपीएस एवं तमाम सारे लोगों पर वो लागू होगी, लेकिन टारगेट सिर्फ एससी का व्यक्ति को, एसटी का व्यक्ति को, जहां रिजर्वेशन लागू नहीं है, जहां रिजर्वेशन लागू नहीं है वहां जो व्यक्ति लाभ के पदों पर हैं, वहां जो व्यक्ति ऐसे पदों पर हैं जहां से पावर जनरेट होती है जी, वो व्यक्तियों के पूर्वज, वो व्यक्तियों के आने वाली पीढ़ी, ठीक है, वो उसी पद के लिए योग्य होती है। तो क्या उन पर ऐसी व्यवस्था लागू होगी जो व्यवस्था दलितों के आईएएस आईपीएस पे आप लागू करना चाहते हैं? बिल्कुल कर दीजिए। अच्छा, एक और सवाल इसको मैं थोड़ा इसको 2 मिनट का, 1 मिनट, आप बिल्कुल इसे लागू कर दीजिए। दलित परिवार का कोई आईएएस व्यक्ति, उसका आईएएस बनता है, उसको हम दलित एससी से अलग कर देते हैं, स्वागत करते हैं हम न्यायालय के फैसले का, लेकिन क्या सरकार उस सिस्टम में चेंज करेगी कि वो जो है दलित से बाहर आ गया, एससी कम्युनिटी से बाहर आ गया, क्या वो अब ब्राह्मण कम्युनिटी में जाएगा, ठाकुर कम्युनिटी में जाएगा? उत्थान कैसे होगा? जो एससी एसटी समुदाय के लोग हैं उनका उद्धार कैसे होगा, किस तरीके से होगा? देखिए, अवसर की समानता पैदा करना होगी। नई शिक्षा नीति जो लागू की गई है ना, हमें उस पर बात करनी है, बजाय इसके कि किसी को आरक्षण छोड़ देना चाहिए या किसी को नहीं छोड़ देना चाहिए। इस बहस को गर्म ना करते हुए, शिक्षा नीति जो लागू की गई है, आज हजारों की तादाद में इसी मध्य प्रदेश में स्कूल बंद कर दिए गए, सरकारी स्कूल, जहाँ पे गरीबों के, वंचितों के बच्चे पढ़ते थे। जिस वंचित समाज की बात, वंचित जातियों की बात जो कर रहे हैं, उस वंचित वर्ग के बच्चे क्या योग्य हैं सिंधी स्कूल में पढ़ने के लिए? वहाँ देहरादून में दून स्कूल में जाने के लिए, अजमेर में मेयो स्कूल में पढ़ने के लिए, या किसी आईआईटी आईआईएम में पढ़ने के लिए क्या योग्य हैं? क्या किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए योग्य हैं? या यहाँ के जो एमपी बोर्ड के जो कॉन्वेंट स्कूल हैं, क्या उनमें पढ़ने के लिए योग्य नहीं है? तो न्यायालय प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, आप क्या विरोध करते हैं क्या सुप्रीम कोर्ट? देखिए, हमारा विरोध सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, हमारा विरोध केंद्र की सरकार का है कि उसने न्यायालय को गुमराह करने का काम किया। अगर हमारी वो मांग है, हमारा ज्ञापन अगर पढ़ते, कल हमने जो प्रदर्शन किया ग्वालियर जिला मुख्यालय पर, उस प्रदर्शन में हमने जो ज्ञापन दिया, उस ज्ञापन में हमारी मांग केंद्र की सरकार के से है कि हमारी लड़ाई केंद्र की सरकार के खिलाफ है। उस ज्ञापन के अनुसार हमने जो उसमें मांग की है कि ऐसे रिव्यू में जाना चाहिए और रिव्यू करना चाहिए माननीय न्यायालय को, और जो आंकड़े जो है जातीय जनगणना के एससी एसटी के संदर्भ में जो मौजूद है, उनको कम से कम वो आंकड़े तो मंगाने का काम करना चाहिए। केंद्र की सरकार ने जो गलती की है, अवहेलना की है न्यायालय की, तो वो उस पर केंद्र की सरकार को दंडित तो होना चाहिए। हमारी इसमें जो प्रमुख मांग है वो जो है कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट तो लागू हो, ताकि इस फैसले को और अच्छे तरीके से वर्गीकृत किया जा सके। तो इन दोनों चीजों की जो लड़ाई है हमारी, वो हमारी कल भी थी और आज भी है, और इस प्रदर्शन में भी हमारी रही। और माननीय न्यायालय के खिलाफ हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई वो केंद्र की सरकार के खिलाफ है। वो हमेशा से ही गलत आंकड़े पेश करते हुए आए, न्यायालय को गुमराह करते हुए आए। तो हमारी लड़ाई माननीय न्यायालय के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई है केंद्र सरकार के खिलाफ, वो हमेशा से ही गलत आंकड़े पेश करती आई है। ये कहना है एडवोकेट विश्वजीत रतोनिया का, जो कि ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता है और दलितों के हित में अक्सर बात करते हुए, अक्सर मुद्दे उठाते हुए नजर आए हैं। कल 21 अगस्त को देशव्यापी भारत बंद का आह्वान किया गया था। दलित समुदाय बड़े तादाद में सड़कों पर दिखाई दिया था और कई लोगों के मन में यही सवाल था कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने यह कोई आदेश जारी किया है, आखिर क्या है? कई लोग घबराहट में पड़े हुए थे। तो आपको स्पष्ट कर दें, इनसाइड न्यूज के माध्यम से हमने ये जाना, हमारे आज के मेहमान गेस्ट के मुताबिक उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये एडवाइजरी जारी की थी, ना कि कोई आदेश है। अभी राज्य सरकारों को ये रिव्यू पेश करना है। अगर राज्य सरकार चाहती है तो अपने राज्यों में इस कानून को बना सकती है और लागू कर सकती है। आपका क्या कहना है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। देखते रहिए इनसाइड न्यूज। नमस्कार।